वेलकम बैक चैनल विस्तृत क्लासेस। तो आज की क्लास बहुत ही शानदार और ख़ास होने वाली है। आपको बताते चले कि आज की मैराथन क्लास में हम लोग एनसीईआरटी को कंप्लीट करने वाले हैं, जो ईवीएस सेक्शंस का होगा। ठीक है ना, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर बने रहें। इसमें क्या खास बात है, ध्यान दीजिएगा। सबसे खास बात क्या है इसमें खास बात ये है कि इसमें जानने वाली बात ये है कि इसमें बहुत सारे हम लोग नोट्स भी करने वाले हैं और बहुत सारे बातें करेंगे, बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस होंगे। और इसके अलावा कुछ PYQ आप समझते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अवेलेबल रहेंगे। तो सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस के साथ बेहतर करने वाले हैं। इस बार एग्ज़ाम है दोस्तों, तो एक बार वीडियो को ज़रूर देख कर जाएँ, बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है ना, रियली बता रहा हूँ, बहुत ही शानदार वीडियो है। ये पार्ट 1 है, ठीक है ना। इसका पार्ट 2 जो होगा आपको बहुत ही जल्द प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके अलावा बात बताएं तो आप लोग इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, आपका आंसर आपको भी देना है, समय दिया जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। तो चलिए देखिए, सब कुछ एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आप समझ सकते हैं एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है। पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, नेत्रहीन लोग ब्लाइंड पीपल की बात हो रही है दोस्तों। तो नेत्रहीन के बारे में सबसे पहले बात ध्यान दीजिएगा। नेत्रहीन लोगों के लिए हम लोग किस लिपि का इस्तेमाल करते हैं? ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करते हैं, जिसको लुइस ब्रेल ने इस लिपि का निर्माण किया था या आविष्कार किया था, जो भी कह सकते हैं। ठीक है, जो ब्रेल स्क्रिप्ट है ये नेत्रहीन लोगों के लिए होता है। इसके बारे में और कुछ बता दें, इसमें 6 डॉट होते हैं, 6 बिंदु होती हैं, जिसकी मदद से पढ़ा जाता है। ठीक है ना। इसके अलावा बात बता दें कि लुई ब्रेल साहब की एक छोटी सी कहानी है। कहानी ये है कि उनको बचपन तो नहीं कहेंगे, अपनी अवस्था में उनको किसी नुकीली चीज़ से आँख में लग जाने की वजह से वो अंधे हो जाते हैं। और अंधे हो जाने के बाद उन्होंने काफ़ी मकसद किया, कोशिश किया, तब जाकर ये आपका स्क्रिप्ट का निर्माण हुआ है। तो चलिए भाई साहब के बारे में देख सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि ब्रेल लिपि के जो भी हैं, आप लुइस ब्रेल का नाम जानते हैं, फ्रांस के रहने वाले थे। और उनको बचपन तो नहीं कहेंगे, नुकीले औजार से उनकी आँख में लग जाने की वजह से ख़राब हो जाती है। तब जाके इन्होंने ब्रेल सिस्टम का इस्तेमाल निर्माण किए और जाकर 1832 में इसे स्वीकारा गया था। हालांकि 1821 में इन्होंने इस सिस्टम को रेडी कर दिए थे, लेकिन लोग नहीं इसे स्वीकारा गया था 32 में। ठीक है ना। इसके अलावा देखिए इसमें क्या खास बात है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसमें 6 पॉइंट होते हैं, रिटन ऑन थिक पेपर, और मोटे पेपर पर लिखे जाते हैं। कुछ पॉइंट टूल्स होते हैं, इसको भी ध्यान रखना होगा। इसके अलावा ब्रेल लिपि में विज्ञान और गणित के लिए कोड भाषा भी होते हैं, जो 1837 कोड लैंग्वेज हैं। ठीक है ना। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये सारे जो है उसी की चीज़ है। यहाँ से क्वेश्चन बने हुए एग्ज़ाम में हम लोग बहुत जल्द करने वाले हैं। ये क्या करते थे, सुनिएगा ध्यान से। स्वयं को किसी और परिस्थिति में रखने से लिए हम उनकी समस्याओं को बेहतर समझ पाते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये अंधे थे, तो अंधों के बीच रहकर वो और भी बातों को समझे, किस प्रकार से सिचुएशन आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, वह सारी प्रॉब्लम्स को समझने का प्रयास किए। तो ये सब बातें क्लियर हो जाती है। अगले टॉपिक के बारे में बढ़ेंगे हम लोग, जिसका नाम है मित्र, फैमिली एंड फ्रेंड्स के बारे में बात करते हो। तो मैंने बताया था आप लोग कई बार। तो एवरी चाइल्ड इन ऐसे बोल सकते हैं, द फर्स्ट स्कूल ऑफ एवरी चाइल्ड इज़ फैमिली। प्रत्येक बच्चे की जो परिवार होता है वो प्रथम विद्यालय होता है ना, प्रथम पाठशाला होता है, ऐसे हम कहेंगे ना। उसके अलावा देखिएगा, बालक की आवाज़, आँखें, चाल जो भी है उसके माता पिता से मिलते हैं। ये सब क्रोमोसोम की वजह से होता है, जैसे DNA के फॉर्म में होता है। ठीक ना। तो हम जानते हैं कि 22 जोड़े जो होते हैं क्रोमोसोम एक समान होते हैं, उसे ऑटोसोम कहा जाता है। ठीक ना, ऑटोसोम कहा जाता है, याद रखिएगा। हालांकि टोटल बात किया जाए तो मनुष्य में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, यानी 46 होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे की आवाज़, बाल, आँख, नाक, कुछ जो भी चीज़ है, जो पैतृक लक्षण है, जेनेटिक्स क्या कह सकते हैं, लक्षण है, वह माता पिता में वह दिखने का प्रयास करता है, प्रयास का दिखता है। ठीक है ना, जेनेटिक्स इशू है। इसके अलावा बात करते हैं, समझने वाली बात यह है, परिवार के अपने रिवाज होते हैं। अर्थात कहने का मतलब परिवार में जो ट्रेडिशन होती है उसकी मदद से बच्चा जो है
सीखता है, यानी कलेक्टिविटीज़ के बारे में सीखता है, डिसिप्लिन के बारे में सीखता है और हारमोनीज़ के बारे में सीखता है, ठीक ना। ये सारी बातें हैं। अपने परिवार से ही ऑनेस्टी सीखता है बच्चा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है परिवार से संबंधित थी, ठीक ना। अगर हम बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, तो ग्रेगोर जॉन मेंडल के बारे में भाई सब लोग जानते हैं। इन्होंने 1822 में इनकी जन्म होती है, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे और किसान परिवार में जन्म हुआ था। इन्होंने मटर जो होता है पी के पौधे पे इन्होंने अपना परीक्षण किया था। इस बात को याद रखिएगा, एग्जाम में बातें पूछी गई हैं, ठीक ना। और वो भी 28 कितना कर सकता है 28,000, ठीक ना। 28,000 इन्होंने 28,000 मटर के पौधों पर अपना प्रयोग किया था, ठीक ना। और वहाँ से जो पैतृक लक्षण तो नहीं कहेंगे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण होता है, ठीक ना, सिम्टम टू जनरेट नेक्स्ट जनरेशन टू जनरेशन, इस चीज़ के बारे में उन्होंने खोज निकाला था, ठीक है ना। हालांकि अभी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, आप बता सकते हैं। मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, आंसर कीजिए फटाफट, ठीक है ना। निम्नलिखित में दृष्टिहीन बालकों के लिए कौन सी लिपि दी जाती है? तो भाई सबको पता है ना, ब्रेल लिपि आती है, ओके ना। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, जनक किसे कहा जाता है? तो आप जानते हो लुई ब्रेल को कहा जाता है, ठीक है ना। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में किसने साबित किया कि मटर के पौधों में कुछ गुण होते हैं जो जड़ में होते हैं और वो अगली पीढ़ी तक आते जाते रहते? तो मैंने बताया था अभी आपको कि कौन थे, तो आपको पता है कि ये कोई और नहीं, ग्रेगोर जॉन मेंडल थे, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। तो आपको मैंने बताया था 6 डॉट होते हैं, इसमें कोई शक नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। एक सेकंड डिस्टर्बेंस के लिए मैं क्षमा चाहूँगा। थोड़ी सी PDF आप लोगों को PDF चाहिए तो दोस्तों मैं टेलीग्राम के लिंक दूंगा, वहाँ सब जुड़ जाइएगा, आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ओके ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर चेक कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे भोजन और फूड के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको भूख प्यास जो भी कुछ लगती है वह आपको हाइपोथैलेमस के द्वारा पता चलता है, यानी मस्तिष्क में, मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क भाग में ये हाइपोथैलेमस होता है, जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपको भूख लगा है, प्यास लगा है, क्या लगा है, सब कुछ वहाँ से इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल जाती है। तो खाना पकाने का जो सही तरीका होता है, भून कर उबाल कर, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखिएगा, भूनकर उबालकर और तलकर सेककर, ठीक है ना। तो याद रखना होगा रोस्टिंग, यानी रोस्टिंग, बॉइलिंग, फ्राइंग, और मैंने देखिएगा ध्यान से बोलता, एक है रोस्टिंग बाई फायर, ठीक है ना। तो आप RBF याद रख सकते हैं, रोस्टिंग बाई फायर इस ऑर्डर होता है, ठीक है ना। और यहाँ से एक बात है आप लोग को याद रखनी चाहिए, ठीक है ना, कि क्या याद रखना चाहिए कि गोवा और कश्मीर में जो बात करते हैं मछली को सरसों के तेल और जो बात करते हैं कश्मीर की, तो ये सब नारियल के तेल में भी यूज़ किए जाते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। अगले बात करते हैं मिड डे मील के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए 28 नवंबर 2001 की मैं बात बोलूँ तो उच्चतम न्यायालय ने क्लास 1 से लेकर 8 तक बच्चों को जो मिड डे मील होता है उसे देने का अधिकार दिया, उन्हें गर्म खाना भी मिलना चाहिए, ये बात की चर्चा हुई है, ठीक ना। एक बार मुझे कमेंट करके बताएं कि मिड डे मील की शुरुआत इसके पूर्व भी हुई थी तो कब से हुई थी, ठीक है ना। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीभ के बारे में, टंग के बारे में। तो जीभ पर करीब 9,000 स्वाद कलियाँ होती हैं, ठीक है ना। उसके अलावा बात करते हैं जीभ के विभिन्न हिस्सों से स्वाद का पता चलता है। तो हम देखते हैं इसमें क्या खास बात है, थोड़ा सा समझिएगा। मैंने कुछ तस्वीर लगाने का प्रयास किया ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो जीभ के जो अग्रभाग होते हैं, ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हो, मैं कलर चेंज कर सकता हूँ ना, ठीक ओके, थोड़ा सा कलर मैं चेंज करता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। जो ये अग्रभाग होते हैं ये आपका स्वीट मिठापा का एहसास कराता है, ठीक है ना। और जो साइड से आप इस तरह से देख रहे हैं साल्टी हो गया, जो इधर से और इधर से देख रहे हैं ये आपके सावर हो गया, ये जो हिस्सा देख रहे हैं ये बीटनी तीखा हो गया। इस चीज़ को आप याद रख लीजिएगा, दिमाग में एक बार स्क्रीनशॉट रख कर इसको दिमाग में और नोटिस करते रहिएगा, ठीक है ना। अगर बात करते हैं कि मानव के दांत 2 बार निकलते हैं, एक तो दूध के दांत होता है, एक परमानेंट टीथ होता है, एक मिल्क टीथ होता है, एक परमानेंट टीथ होता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा, ठीक है।
उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। एग्जाम में पूछेगा आपसे कि कितने दूध दांत होते हैं जो मिल के होते हैं और कितने दांत होते हैं जो परमानेंट होते हैं। तो 20 और 32 याद रख सकते हैं, इस रेशियो में चलता है, ठीक है ना। यहाँ से देखते हैं कि भाई साहब बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने आ रहा है कि दांत जो होता है कठोर किसकी वजह से होता है। तो एनिमल कहीं कहीं लिखा रहता है, कहीं एनिमल लिखा रहता है, तो आप इसको समझ सकते हैं, ठीक ना। तो इसके कारण पीछे क्या होता है। इसके अलावा कैल्शियम फास्फोरेट से बना होता है, यानी दांत जो होता है इसका कठोरतम भाग जो है एनिमल से मानव शरीर का कठोरतम भाग है, यानी दांत का एनिमल जो भाग होता है ना बड़ी कठोर होता है, जो कैल्शियम फास्फोरेट से बना होता है, ठीक है ना। इसके अलावा दांत 4 प्रकार का होते हैं, इंसाइजर, कैनिन्स और प्रीमोलर और मोलर, ठीक है ना। ये सब के अलग अलग कार्य हैं, ठीक ना। जैसे कि आपको मैं थोड़ा सा दिखा दूँ, थोड़ा जूम करके दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये आगे के 4 दांत हैं जो इंसाइजर होते हैं, चिरने फाड़ने का काम करते हैं। उसके बाद प्रीमोलर्स होते हैं, ठीक है ना, मोलर्स जो चबाने के काम होते हैं। तो कैनिन्स हो गया तो काटने के काम करते हैं। कई बार चीज़ आप लोग देख किए हैं इससे, ठीक है ना। तो ये दांत जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, सबके अलग अलग कार्य होते हैं, ठीक है ना। अगर बात करते हैं तो चबा कर खाने से, ध्यान दीजिएगा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चबा खाने से टाइलिन लार निकल कर स्टार्च को माल्टोज शुगर में बदल देता है, जिससे भोजन मीठी लगने लगती है, ठीक है ना। तो मुंह में जो आप चबाते हो उसमें टाइलिन लार होता है, उसको स्टार्च में बदल देता है, जिससे आप लोग अक्सर सुने होंगे ना, क्या सुने होंगे कि बार बार रोटी को 4-5 बार चबाने से वो मीठा लगता है। तो मीठे वो साइंटिफिक जो है आपके लार की वजह से होता है, ठीक है ना। तो बात करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से बात करते हैं। वो कहानी है जिस कहानी में थोड़ी सी समझने वाली बात है, ज़्यादा इसमें नहीं चर्चा हम करेंगे क्योंकि आप लोगों के पास समय कम है और पढ़ना थोड़ा ज़्यादा है, ठीक ना। तो एक राजेश उत्साही द्वारा लिखित कविता है और कविता से लेकर बनाई गई कहानी है, जो 18 अगस्त 1985 की चकमक पत्रिका में दी गई थी, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, जिसमें मार्टिन नाम के सैनिक के पेट में गोली चल जाती है और लगने से छेद होने पर डॉक्टर बोमेट के पास ले जाया जाता है और उस पेट की भी जांच होती है थोड़ी सी, ठीक है ना। उसके अलावा बात किया जाता है कि भोजन जो होते हैं, थोड़ा जूम करते हैं, इसको ध्यान देने वाली बात है, ठीक है ना। तो बात समझने वाली बात है कि कच्चा दूध जो होता है 2 घंटा 15 मिनट में, इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, एग्जाम में से क्वेश्चन बने हुए हैं। कच्चा दूध जो होता है आपको 2 घंटा 15 मिनट लगता है, उबला हुआ जो है ना आपको 2 घंटा लग जाता है। पूरी तरह से उबला हुआ अंडा को काफ़ी समय लगता है उसको पाचन होने में, ठीक ना। और कम उबला हुआ 3 घंटा, और अंडा फेटा हुआ अंडा जो 2 घंटा, और कच्चा दूध जो होते हैं, कच्चा अंडा जो होते हैं 1 घंटा, इतने मिनट समय लगता है, ठीक ना। दूध और अंडा के पास खेल है, कच्चा दूध रहेगा तो 2 घंटा 15 मिनट, और उबला हुआ दूध रहेगा तो 2 घंटे, और अंडा की बात करें कच्चा रहेगा तो 1.5 घंटे, नहीं तो पूरा उबला हुआ रहेगा तो, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ भी कुछ वही बात है कि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूध को आप कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, तो कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रख देते हैं तो दूध फटने से बच जाता है। पके हुए चावल को किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं, तो गीले कपड़े में लपेट कर, ठीक ना, ताकि नमी बना रहे। धनिया के पत्ता को भी हम लोग गीले कपड़े या उसको नमी युक्त स्थानों पर रखने के बाद ये बचा हुआ रहेगा। लहसुन की बात करें तो खुले में रखा जाएगा, लेकिन नमी से बचा कर रखा जाएगा लहसुन प्याज को, ठीक है ना। इससे क्वेश्चन बनेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं कुछ और घरेलू उपाय के बारे में। जो नमक अचार को क्या करता है, सुरक्षित रखता है, उसी तरह चीनी जो है आम पापड़ यानी सुरक्षित करने के उपाय अलग अलग होते हैं, जैसे कि आप लोग होम साइंस तो जानते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तो इसके अलावा बात करते हैं कि इसका हम क्या खाते हैं, यानी पौधे में किसका क्या खाते हैं, मतलब मेरा है कि जो भी एडिबल्स पार्ट्स ऑफ प्लांट्स होते हैं उसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे लीफ हो गया, तो लीफ किससे खाते हैं, अरबी, ठीक है ना। अरबी, धनिया का पत्ता और पत्ता गोभी और पालक और कड़ी पत्ता, ये सब का हम लोग पत्ता खाते हैं। फूल जो हो गया सहजन का, केला का कचनार, इसका फूल खाते हैं। कली जो होता है इसका यूज़ हम लोग लौंग के रूप में करते हैं। जड़ में मूली, गाजर और चुकंदर होता है, इस चीज़ को याद रख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा बात करते हैं कुछ और भी बातें हैं। तना वाला भाग किससे खाते हैं, पेड़ का तना वाला भाग, तो अदरक का, आलू का, प्याज का, ककड़ी जो भी समझ सकते हैं, बीज, सरसों, गेहूँ, तना, ये सब याद कर लीजिएगा दोस्तों, एक बार लिख कर इसको याद कीजिए, आपको बहुत ही काम आने वाले हैं, ठीक है ना। अब आ जाइए, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा तरीका सही दिए गए हैं, ठीक है ना। तो आप बताइए,
अभी आपको बताए थे RBFR, इसमें कोई है रोस्टिंग, बॉइलिंग, फिर उसके बाद है और आपका इफ था फ्राई, क्या कहते हैं उसको, फ्राइंग और फायर रोस्टिंग। देखिए तो इसमें कौन सा वो सही तरीका मैच कर रहा है। बॉइलिंग है, ठीक है। पहली बात तो ये गूथ कर वाला, जहाँ जहाँ गूथ कर उसको काट दीजिए, ठीक ना। बेल कर भी काट दीजिए, भिगो कर काट दीजिए, यानी सेक कर, तल कर और भून कर, यही सब तरीके जो हैं सही है। पहली बात जो खाना पकाने का तरीका है, गूथ कर नहीं होता है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ बेल कर नहीं होता है, भिगो कर नहीं होता है। जब सब में एक एक चीज़ निगेटिव है तो हम पॉजिटिव ढूंढ लेंगे, क्या इस दिक्कत है, ठीक है ना। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, थोड़ा आपको अच्छा से दिख जाए ना। देखिएगा ध्यान से, आप खाना जो बनाते हो ना भाई साहब, ध्यान दीजिए, पकाते हो, क्या गूथ कर पकाते हो? नहीं, इसकी वजह से गलत हो रहा है। क्या बेल कर? नहीं, इसकी वजह से गलत हो रहा है। भिगो कर, इसकी वजह से गलत हो रहा है। सेक कर हम लोग जानते हैं, तल कर जानते हैं और भून कर जानते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए ये राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ लोग देख रहे हैं पीसी सक्सेस जोन, ये अपना ऑफलाइन कोचिंग का नाम है, ठीक है ना। ऑफलाइन संस्था का नाम है पीसी सक्सेस जोन, आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। ये ऑफलाइन कोचिंग संस्था का नाम है, इसमें हर एक फैकल्टी के अलग अलग टीचर हैं। अब बताइए, वो आ गया ना अंडा वाला पर कहानी विचार। देखिए, कच्चा दूध जो होता है 2 घंटा 15 मिनट पेट में रहता में पचता है। उबला हुआ कह रहा है कि 1 घंटा 30 मिनट में होता है, और कच्चा अंडा 1 घंटा 30 मिनट में पेट में रहता है। और उबला हुआ अंडा जो है, पूर्णतः उबला हुआ अंडा 3.5 घंटा पेट में रहता है। तो एक बार मुझे कमेंट करें कि इसका राइट आंसर क्या है। इसमें ढूंढ के बताना है सही क्या है, ठीक है ना। तो एक बार क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान लगाइए और बताइए क्या होगा। करेक्ट, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स एंड गिवन द करेक्ट आंसर। पहला है रॉ मिल्क इज डाइजेस्टेड इन द स्टोमस इन 2 hours 50 minutes. Boiled milk is digested in the stomach in 1 hour 30 minutes. Raw eggs is digested in the stomach in 1 hour 30 minutes. Fully boiled eggs is digested in the stomach in 3 hours 30 minutes. अब राइट आंसर इसका कलेक्ट करें, ठीक है ना। चलिए मैं बैक करता हूँ, थोड़ा सा आप लोग को याद आ जाए ना। यहीं पे मैंने बोला था इसको देख लेना चाहिए था। कुछ लोग गलत गलत बता रहे हैं ना। देखिए यहाँ पे बात लिखा हुआ है ना, पूरी तरह से जो है ना, पूरी तरह से जो अंडा है उसको तो भाई साहब आपको 3.5 घंटा इसमें लग जाएंगे। कच्चा उबला हुआ अंडा भी 2 घंटा 15 मिनट लग जाएंगे, ठीक है ना। और बताइए क्या हो सकता है, तो दोनों बातें सही है। और कच्चा अंडा तो 1 घंटा 30 मिनट, तो 3 बातें यहाँ पर सही है, ठीक है ना। तो आप जल्दी बताइए इसका क्या होगा। इसमें तो हमको लग रहा है एक से अधिक आंसर रही सही होना चाहिए ना। उबला हुआ ठीक है, कच्चा तो 1 घंटा 30 मिनट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें नॉट वाला आंसर देना चाहिए था, या तो इसका कूट में देना चाहिए था, ठीक है। आप समझ सकते हैं इस बात को। मानव के पेट में अमाशय रस की जो प्रकृति होती है वह कैसी होती है, तो सबको पता है, जाहिर सी बात है, सब एसिडिक होती है, अम्लीय होती है, ठीक है ना। अगले बात करते हैं, तो मनुष्य के पेट के अंदर का तापमान कितना होता है, ठीक है ना। तो आप लोग जानते हैं बॉडी का टेम्परेचर 37 होता है और पेट का 30 डिग्री होता है, ठीक है ना। इसको देख लीजिएगा। इसमें पूछ रहा है कि असत्य चीज़ों को बताना है, इसमें गलत कौन सा है, ठीक है ना। इसके गलत चुनाव ढूंढना है। तो देखिए तो गलत क्या हो सकता है, ठीक है। तो हम दूध को, ध्यान दीजिएगा, हरा धनिया होगा तो भाई से उसको सुरक्षा करने के लिए हम लोग नमी युक्त स्थानों पर थोड़ा सा रखेंगे तो वह सुरक्षित रह सकता है, ठीक है। आम को अचार बनाएंगे, सुरक्षित रह सकता है। पके हुए चावल को खुले में नमी से बचाकर, तो खुले में तो सही बात है। पके हुए चावल को थोड़ा सा हम लोग भी बात किए थे कि कपड़े में उसको लपेट कर रखेंगे तो सुरक्षित रहेगा। तो आपके अनुसार असत्य कथन कौन है। और दूध को जनरली आप ऐसे रखते हो ना तो दूध फट जाता है, ठीक है ना। और उसको थोड़ा सुबह रखते हो, थोड़ा दूर समय तक सुरक्षित रहता है। आई थिंक पके हुए चावल को हमें अभी हम लोग चर्चा किए थे, यहाँ पर आपको याद होगा, थोड़ा सा नोटिस कीजिए। मैं तो कंफर्म हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है पके हुए चावल गीले कपड़े में लपेट रखना चाहिए, बाकी वहाँ पर तो कह रहा है कि ऐसी बात नहीं है, ठीक ना। और तो आप समझ सकते हो वही असत्य था, ठीक ना। आइए
थोड़ा सा आप लोग है PDF में, ठीक है। 92 यानी मैराथन क्लास है ना भाई साहब, थोड़ा समय लगेगा, इसीलिए क्लास को अच्छे से कीजिए, अंत तक कीजिए, ठीक ना। आइए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं भाई साहब, थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़िए। आप कॉपी पेन निकाल लीजिए और शॉर्ट नोट्स बनाइए इसमें, ठीक ना। जैसे पूछेगा एग्जाम में कि जिम कॉर्बेट जो है, राष्ट्रीय नेशनल पार्क जो भी हैं आपका कहाँ है, तो बस याद रखिए, क्या रखिएगा, उत्तराखंड में रखिएगा। क्या रखिएगा याद, उत्तराखंड में, ठीक ना। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप आसानी से बता पाइएगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, सुंदर और बेहतर क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछेगा ना, जो जिम कॉर्बेट है, इस यूके हम उत्तराखंड बोलते हैं, इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो आपको याद रखना होगा, हाथी हो गया, बाघ हो गया, ठीक है ना। ये सारे के सारे जो होते हैं वहाँ के खास जानवर पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये सारी बातें याद रखिएगा, बहुत ही काम आने वाली। इसका मैं कलर चेंज करता हूँ क्योंकि ये वाइट है कि नहीं, हाँ वाइट है। चलिए ठीक, इसको थोड़ा सा और मैं पतला कर दूँ। ठीक, चलिए तो बात करते हैं आगे तरफ, देखिएगा ध्यान से। तो घना, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है, जो घना है या केवला, याद रखिएगा, घना या केवला देव जो है, ये अभयारण्य कहाँ है, तो याद रखिएगा, राजस्थान के भरतपुर में यह आपका बिहार है, अभयारण्य है, ठीक है ना। यहाँ पर विशेष रूप से आप देख पा रहे हैं पक्षियों के बारे में, ये पक्षी के लिए फेमस है, याद रखिएगा, ये पक्षी के लिए फेमस है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं तो काजीरंगा के बारे में ना, तो काजीरंगा के बारे में दोस्तों याद रखने वाली क्या बात है, काजीरंगा जो नेशनल पार्क है आपका असम में है। यहाँ से एग्जाम में हर साल क्वेश्चन एक बन ही जाते हैं। इसमें जो है ना, ये किसके लिए फेमस है, तो एक सींग वाला, याद रखिएगा, एक सींग वाला गेंडा के नाम सुने होंगे लोग, ठीक है ना। इसके अलावा हाथी हो गया, चीता हो गया, तो ये सब बातें जो है आपके खास होंगे, ठीक ना। ये बातें आपको याद रख लेना चाहिए कि ये सब जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा बात करें गिर, ये भी एग्ज़ाम में आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। ये जो गिर है, पूछ देगा कि गिर जो है किस राज्य में है, ठीक है ना। तो गिर जो है किस राज्य में है, तो आपको बता देना है सिंपल सी भाषा में कि जो गिर है जो आरजे में है, आरजे का मतलब होता है ना, GR का होता है ना, ZR, गिर जो है गुजरात में है, ठीक है ना, GJ कह सकते हैं। और गुजरात में कहाँ है दोस्तों, जूनागढ़ की बात है, ठीक ना, जिसमें चीता पाया जाता है, आपका गब्बर शेर जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक ना। तो बब्बर शेर के नाम सुने होंगे, लाइगर फिल्म भी आई थी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रख लेना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही, ठीक है ना। इसके अलावा बात करते हैं सुंदरबन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। तो सुंदरबन है कहाँ, कई सारे कंपटीशन में भी पूछा जाता है क्वेश्चन आपको, ठीक है ना। सुंदरबन है कहाँ, तो पश्चिम बंगाल कह सकते हैं, और इसके लिए चीता के लिए बहुत फेमस है, ठीक है ना, किसके लिए देख सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा बांदीपुर की बात करें तो बांदीपुर जो है मैसूर में है, कर्नाटक में, याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और पूछे भी जाते हैं। तो आपको याद रखना होगा, मैसूर कर्नाटक की बात आ रही है, ठीक है ना। और किसके लिए है, तो हाथी और चीता के लिए, ठीक है ना, हाथी और चीता के लिए, इस बात को भूलना नहीं है, ठीक ना, इस बात को याद रखना होगा, ठीक है। आगे की बात करते हैं, बहुत ही खास और सुंदर क्वेश्चन यहाँ से आपको बनेंगे, ठीक है ना, जो आपको याद रखना चाहिए, ठीक ना। हजीराबाद के बारे में बात कर रहे हैं, तो हजीराबाद से क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम के लिए खास, जो खास है वही मैं पढ़ाता हूँ, वही सिखाऊंगा, ठीक है ना, इसमें आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो बिहार जो है आप याद रखिएगा, और इस चीता के लिए फेमस है, ठीक है ना, तो इसको हमें याद रखना होगा। तो बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है, ध्यान दीजिएगा, कि हमारे देश में सबसे अधिक पार्क कहा जाए, नेशनल पार्क कहा जाए, तो MP में है 9 वो हैं, ठीक है ना। और सबसे कम कहा जाए, छोटा नेशनल पार्क कहा जाए, तो वो अंडमान निकोबार में है, ठीक है ना। और देश में सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो है, लेह के नाम सुने होंगे, हिमिस पढ़ सकते हैं, हिमिस, और JNK ले याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके अलावा बात करते हैं, क्वेश्चन आ जाइए भाई साहब, क्वेश्चन तो लगा ही सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो क्वेश्चन लगाइए, इसका पूछ रहा है ना कि किस राज्य में कांजीरंगा, यानी इन विच स्टेट कांजीरंगा वाइल्ड विहार इज लोकेटेड, ठीक है ना। मैं क्या पढ़ दिया यार साहब, इन
इन विच स्टेट काजीरंगा वाइल्ड लाइफ बिहार इज लोकेटेड, ये राइट होगा ना। तो बताइए इसमें कौन सा राइट आंसर होना चाहिए। काजीरंगा के बात किए थे लोग, काजीरंगा कहीं है, मैंने याद कीजिए किसके लिए बताया था, एक सिंह वाला ना साहब। तो एक सिंह एक है तो असम होगा ही। तो असम माने असम बहुत अच्छा होता है ना असम। एक सिंह वाला इंसान दिख जाता तो अरे यार असम बात है, ठीक है ना, असम याद रखिएगा। फिर कह रहे हैं बांदीपुर का हम लोग चर्चा किए थे। जो बांदीपुर का प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है वह किस राज्य से संबंधित है या किस स्थित है, ठीक ना। तभी बात किए थे कोई मैसूर, उससे मैसूर कहाँ पड़ता है तब जानते हैं, ठीक ना। ओके, कान्हा भाई साहब को देख लेते हैं। कान्हा कहाँ है, तो एमपी में, याद रखिए इसकी हम लोग चर्चा नहीं किए थे, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है। उसके बाद बात करते हैं भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य रिजर्व कहाँ है, ठीक है ना। तो एक बार इस क्वेश्चन को भी कमेंट किया जाए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक ना। बाघ की बात किया है तो जिम कार्बेटे हो जाएगा, ठीक ना। आगे बात करते हैं गिर शेरों को रखे जाने हेतु किस कहाँ, मतलब पूछना चाहता है, ध्यान दीजिएगा। तो गिर के जो शेर को रखे जाने हेतु राष्ट्रीय नेशनल पार्क को कहाँ चयनित किया गया है, ठीक ना। तो मुझे लगता है कि भाई साहब एमपी जो होंगे, एमपी कान्हा अभ्यारण्य। एक बार इसका आंसर आप लोग चेक कीजिए, कमेंट कीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। मुझे तो कान्हा कंफर्म हो रहा है, ठीक ना। एक बार कमेंट कीजिएगा इसका राइट आंसर। ये केवला के बारे में बात करते हैं। तो केवला कहाँ है, पक्षी विहार तो है। तो अभी केवला का हम लोग चर्चा किए थे, घाना और केवला, ठीक है ना, पक्षी के लिए। तो कहाँ है, कमेंट कीजिए, ठीक है ना, ठीक है ना। तो हम लोग भरतपुर की बात चर्चा किए थे, आप लोगों से याद होगा, कहीं है क्या, राजस्थान आरजे, ठीक ना। भरतपुर आरजे हम लोग बात किए थे, राजस्थान में ये है केवला, ठीक ना। उसके अलावा बात करते हैं कि जिम कार्बेट किसकी कहाँ है, तो बता ही सकते हो, ठीक ना। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो दुधवा उत्तर प्रदेश में है, ठीक ना। इसके अलावा काजीरंगा किसके लिए है, तो आप एक सिंह वाला गेंडा बता ही सकते हो, ठीक ना। और भारत देश का एकमात्र पानी तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो कहिएगा मणिपुर में, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे कंपटीशन में पूछा भी गया है, तो मणिपुर याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके अलावा बात कर रहे हैं जल के बारे में, ठीक है ना। ये कुछ नोट्स को देखते हैं, कंटेंट को देखते हैं, इसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे। इसका बहुत ही जल्द आपको टैग वर्ड्स मिल जाएंगे, ठीक है ना, टैग वर्ड्स मिल जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें आपको जानकारी यहाँ से दी जाएगी। और इसका पेडोलॉजी सेक्शन है उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो बताया जा रहा है कि जल जो है ना 71% है इस पृथ्वी की बात किया जाए तो, ठीक है ना। और उस 71% की बात करें तो इसमें 71% में से 97% वो सी वाटर होता है, और उसके बाद 25 फ्रेश वाटर होता है। फ्रेश वाटरों में भी बहुत दिक्कत है। 60% ग्लेशियर होता है और ग्राउंड वाटर 30% है, लेक रिवर का 10% है। इसी से हम लोग का काम चलता है 30% से। इसके अलावा बात करते हैं तो एक एजेंडा आया था, 21वां एजेंडा जो था 1992 ब्राज़ील में यूएन कॉन्फ्रेंस विश्व जल दिवस मनाने की डेट जो हुई थी इस समय क्लियर हुआ था। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। आपको पता है कि 22 मार्च को आपका बिहार दिवस भी है, तो और कमेंट करते हैं। इसके अलावा बात करते हैं जल के बारे में, कुछ और भी बातें हैं। जल कहाँ कहाँ यूज होता है तो आप तो जानते हो, ठीक ना। गर्म जल के स्रोत कहाँ है भाई, मणिकर्ण कुल्लू में है, ठीक ना। जो जिसे प्राकृतिक गीजर कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। इसके अलावा बात करते हैं तो 1 किलो गेहूँ उत्पादन में 1500 लीटर की पानी चाहिए, ऐसा माना जाता है। सबसे खास बात यह है कि थोड़ा सा आप लोग मैं जूम करके दिखाना चाहूँगा, इन चीज़ों को याद कर लीजिएगा कि दिल्ली जो है यमुना नगर है, आगरा कहाँ यमुना है, लखनऊ में गोमती चलती है, पटना में गंगा है, उज्जैन में सिपड़ा है। इस चीज़ को याद कर लीजिएगा, आपके लिए खास होगा एग्जाम के लिए, ठीक है ना। इसके अलावा बात करते हैं फॉरेस्ट के बारे में। बात किया जाए तो फॉरेस्ट खास क्वेश्चन ये है कि भारत जो है विश्व में 10वां स्थान प्राप्त किया है, और एशिया में कहा जाए, एशिया कॉन्टिनेंट आपको पता है ना 7 महादेश हैं, और 7 महादेश में विशेष एशिया सबसे बड़ा महादेश है। एशिया में जो भारत का पोजीशन है वह 4th है। ऐसे भी 1 2 3 4 लेटर है, तो इसे भी याद रख सकते हैं। एशिया में इसका 4था स्थान है, और पूरे विश्व 7 कंटिनेंट में इसको 10वां स्थान मिला हुआ है, ठीक है ना। उसके अलावा इस डेटा को भी देख सकते हैं, एनसीईआरटी हमें बताता है, ठीक है ना। ये बताया जा रहा है कि एक चक्रण कैसे होती है, पानी से भाप कैसे कंडेंसन होता है, फिर जाकर वो तैयार होता है, फिर आज ज़मीन पर आता है, रेनफॉल होता है। इस प्रकार से ये वर्षा के चक्र जो है चलती रहती है, ठीक ना। ये चीज़ें यहाँ पर जानकारी आपको दी जा रही है, ठीक है। इसके अलावा बात किया जाए तो बारिश, आप जानते हैं बहुत सारे प्राकृतिक घटनाएं होती हैं,
और उस प्राकृतिक घटनाओं में बहुत सारे क्या होते हैं क्या कहते हैं, बारिश आने पर इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष के बारे में आप जानते हो अच्छी तरह से, इंद्रधनुष हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा बात किया जाए तो इंद्रधनुष कहाँ बनता है, इसके विपरीत दिशा में बनता है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। और ये सब घटना किसके कारण होती है, तो प्रकाश के अपवर्तन में भी कोई सारा देखा जाता है। प्रकाश का परिवर्तन वर्ण विक्षेपण के कारण विशेष करता है, ये चीज़ देखा जाता है, ठीक है ना। इस चीज़ को याद कर लीजिएगा, ठीक ना। इसके अलावा बात किया जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वर्षा के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, बाढ़, भूस्खलन और मृदा अपरदन। और इन सबको बचाने के लिए भाई साहब आपको पेड़ पौधा ज़बरदस्त लगाना चाहिए, और इससे हमारी सारी प्राकृतिक समस्याओं का समाधान पेड़ पौधा लगाना है। उसके बाद टाक्का सुने होंगे लोग, आंगन में गड्ढा बना, पक्का डगा बनाकर वहाँ पर बहुत सारे जल संग्रह किया जाता है। यूपी 1 नंबर स्थान पर आया है 2022 के 2022 में इसकी जांच यूपी में हुई थी, इसको प्राइज़ भी दिया गया था। पंचायत के बारे में बात किया जाए, छोटी सी बात है पंचायत के बारे में, तो भीमा संघ कर्नाटक से होलकुंडी गांव में पंचायत का नाम है, जिसमें बच्चों को भी शामिल किया गया। नहीं कहने का मतलब ये छोटी सी बात है कि इसमें बच्चों को भी शामिल किया जाता है, बस इतना याद रख लीजिएगा, ठीक ना। कर्नाटक की बात है। अलबुर्नी भाई साहब को याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो बनते हैं, बस इतना याद रखिए कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो बनते हैं, आपके लिए खास बनेंगे। अलबुर्नी भाई साहब उज्बेकिस्तान के रहने वाले थे और भारत आए थे, और यहाँ भारत आने के बाद यहाँ पर देखे कि बहुत सारे सिचुएशन देखे थे, किस प्रकार लोग जो जल की समस्याओं से जूझते हैं तो किस तरह निदान पाए हैं, सारी बातें इन्होंने बताया है। अलबुर्नी के जन्मदिन 100वें जन्मदिन पर ही भारत सरकार ने डाक टिकट को ही क्या कर दिया, जारी कर दिया था। ये भी एक खास बात है, याद रखिएगा, ठीक ना। और ये बात है 1973 की बात है, ठीक है ना, इसको याद कर सकते हैं। इसके अलावा याद रखना है अलबुर्नी भाई साहब के बारे में, ये क्या कहते हैं कि यहाँ के तालाब चबूतरे के बारे में चर्चा करते हैं और बोलते हैं कि पत्थरों को लोहे के कुंड और सीढ़ियों से जोड़ कर बनाया जाता है। इन तालाबों में भीड़ की परेशानी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है भाई साहब, उतरने और चढ़ने के क्या होते हैं, अलग अलग रास्ते होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं, इसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। आइए उनकी किताब यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने किताब जो लिखा था। इतिहास से कुछ स्रोत हैं, इतिहास को जानने के लिए हम कहाँ कहाँ से जान सकते हैं, तो भाई साहब अलबुर्नी की पुस्तक भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो कॉइन सिक्के होते हैं वहाँ उसको पढ़ सकते हैं, जो पांडुलिख होते हैं, लिपियाँ होती हैं, इनको भी हम लोग पढ़ सकते हैं, दस्तावेजों से पढ़ सकते हैं, चित्रों से भी इतिहास को हम लोग जान सकते हैं। तो इतिहास को जानने के कई सारे सोर्स हैं, ठीक है ना। इसके अलावा बात करते हैं वाटर के बारे में, तो वाटर के बारे में जल के कई सारे स्रोत हो सकते हैं। उस समय पुराने समय में मुसाफिरों हेतु पानी म्याऊं मैं बोल रहा हूँ, ओके कोई बात नहीं, प्याऊ, मशक और कुएं और बावड़ियों से मिलता था पानी पीने के लिए। ऐसे जगह से वो लोग पानी का इंतजाम करते थे, ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन भी बने हुए हैं, अभी आप लोगों को सामने देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इसके अलावा बात करते हैं तरुण संघ भारत, याद रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। ये तरुण संघ नामक संस्था थी जो दड़की माई के प्रयासों से बना हुआ था, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। दड़की माई जो है आप बुजुर्ग महिला होती है जिन्होंने पानी से समस्याओं को निदान करने के लिए तरह तरह के झील और कुओं को मरम्मत कराई थी, बहुत अच्छी काम की थी, ठीक ना। तो इससे भी क्वेश्चन दड़की माई से क्वेश्चन बनता है, जो गाँव के पानी समस्याओं को समाप्त करती थी, ठीक ना। इसके अलावा बात करते हैं घनत्व के बारे में, तो आप जानते हो कि जिसका घनत्व ज़्यादा होता है ना वो नहीं डूबता है, और जिसका कम होता है वो डूब जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि आप देखते हो एक गिलास पानी ले लो और उसमें दोनों में नींबू डाल दो, नींबू जब डालोगे दोनों तैरना शुरू कर देगा। एक गिलास में आप नमक डाल दो खूब, जब देखोगे नमक डालने से पानी की घनत्व बढ़ जाएगा तो नींबू अपने आप जो है तैरना शुरू कर देता है, ठीक ना। तो इस बात को याद रखिएगा, यदि वस्तु का घनत्व जल घनत्व से कम हो जाती है तो तैरना शुरू हो जाता है, ठीक ना। उसी तरह होता है यदि वस्तु के आयतन से ज़्यादा पानी विपरीत होगी तो वह तैरना शुरू कर जाएगा। यहाँ पे एक रेड सी का उदाहरण देंगे आप लोग मृत सागर के बारे में, ठीक ना। यहाँ से भी क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा कि मृत सागर, डेड सी इसका नाम है। मृत सागर में काफ़ी नमकीन होता है, यानी काफ़ी नमक होता है। 100 मिलीलीटर वाटर में आप 300 ग्राम नमक को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। रेड सी इतना होता है, इसमें आदमी डूबता उबता नहीं, तैरता है नमक के कारण, और नमक के कारण जो होती है समुद्र की घनत्व जो होती है बढ़ जाती है, ठीक ना। यहाँ भी कुछ उदाहरण ऐसे ही बताया गया है, आप समझ सकते हैं कि पानी गर्म करते समय वाष्पित होता रहता है और यह हर ताप पर होता है, ऐसा माने कहा जाता है, ठीक ना। इसके अलावा देखते हैं कुआं सूखने की कुछ वजह हैं, मोटर लगा पानी खींच निकाल लेना, तालाब का न होना जिसमें पानी इकट्ठा होता है, तो इससे बहुत सारी इशू होती है। ज़मीन को पक्के सीमेंट से बना दीजिएगा, सीमेंट लगा दीजिएगा तो पानी रिसेगा नहीं, और पानी नहीं आएगा तो कुआं सूखना ही ऐसी और बात है। इसके अलावा बात करते हैं डैम के बारे में बात करेगा, तो डैम्स जो होते हैं आप जानते हो अच्छी तरह से
डैम से लाभ भी होता है और डैम से हानियाँ भी होती है। क्या लाभ होता है क्या हानि होता है उसको भी थोड़ा हम देख लेते हैं, ठीक ना। तो गाँव लोगों का विस्थापन हो जाता है दोस्तों, यानी कहने का मतलब है विस्थापन का मेरा उद्देश्य कहने का मतलब है कि जब डैम उम बनेगा तो वहाँ से गाँव लोगों को हटाना पड़ता है, दूसरी जगह देना पड़ता है, आर्थिक समस्याओं उत्पन्न हो जाती है। मान लीजिए डैम बन गया तो वहाँ से हर जगह से पानी नहीं निकल सकते हो, ठीक ना। जो भी खेती बाड़ी इशू होती है वहाँ दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा लोग अपने घर बाहर छोड़ कर जाना पड़ता है, पर्यावरणीय समस्या हो जाती है, वन जीव जो होते हैं वहाँ पे उनको भी विनाश हो जाता है। लाभ क्या होगा, बिजली उत्पादन होगा, बाढ़ नियंत्रण हो सकता है और नहर निकला जा सकता है सिंचाई उचाई के लिए, ठीक ना। ये सारी फायदा हो सकती है। अब मुझे क्वेश्चन बताइए, पुराने ज़माने में कई जगह बावड़ियाँ देखी जाती थी, इसका मुख्य कारण क्या था। तो यात्रियों को पानी पिलाने का बहुत अच्छा काम था। काम तो क्या, पानी की कमियों को, इस तरह से क्वेश्चन आप देख सकते हो। इसके अलावा बात कर रहे हैं पहाड़ों पर पानी का मुख्य स्रोत क्या होता है। तो नदी नहीं होती साहब, भाई साहब वर्षा होता है ना, पहाड़ पर पानी कहाँ से आएगा, ठीक है ना। इसके अलावा बात तरुण भारत की बात किए थे तो आपको बताया था ना कि इसमें क्या हुआ था कि पुराने झीलों में ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर ढूंढिए क्या होगा। तरुण भारत में क्या स्कूल में दोपहर का पका हुआ भोजन की चर्चा हुई थी, गलत बात। विशेषतर बच्चों को सिखाने की बात हुई थी, कुछ नहीं हुई थी। क्या कोचिंग क्लास की बात हुई थी, नहीं, तो बस 2 ऑप्शन राइट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं मृत सागर का। मृत सागर तभी आप लोग जानते हैं कि मृत सागर ऐसा सागर है जो सभी सागरों से क्या होता है, ज़्यादा नमकीन होता है, इस बात को आप जानते हो। एक बार क्वेश्चन पढ़ोगे अलबरूनी साहब के बारे में, क्या असत्य है। भाई सभी भारत से आया था, ये जानता था सीढ़ियों को चढ़ने उतरने के लिए अलग अलग रास्ते होते, लेकिन ये तो कह रहा है कि एक ही रास्ते होते हैं, तो ये तो गलत लग रहा है। जो पत्थरों और लोहों के कुंड से बनी हुई थी, सही बात है, ये तो राइट बात है। और भारत के लोग तालाब बनाने में माहिर थे, अलबरूनी ने अपनी किताब में कहा था, ठीक है ना। ये सारी बातें आप समझ रहे हो अच्छे से। इसका राइट आंसर बताओ, थोड़ा कुट में बताओ तो क्या आंसर होगा, ठीक है ना। सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली जो होती है किस तरह से संबंधित होती है, बताइए। इसका आप लोग आंसर कमेंट करके बता दो यार, ठीक है ना, इतना देख कर सकते हो। अलबरूनी किस देश से आया था, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में बताओगे, ठीक है ना, जल्द से जल्द कमेंट करो, ठीक ना। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और इसका भी आंसर तुम कमेंट करके देखो, इस सारी बातें मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। आते हैं टॉपिक पे, मैं चाहता हूँ कम समय में आपको ज़्यादा जानकारी मिल जाए, ठीक है ना। थोड़ा सा भोजन पकाने के भी बातें हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, ठीक है ना। और कुछ और टॉपिक हैं जो जान लेना चाहिए आपको, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ये खास है, ये सब खास है ना, देखिए 2 किधर भाग गया, 2 गायब हो चुका है। आइए यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। कचनार के फूल जो हैं, कचनार के फूल की सब्जी जो यूपी में खाई जाती है, खास बात है, पूछ ले, ये बात पूछेगा आपके एग्जाम में, तो इसको याद कर लीजिएगा। महाराष्ट्र में सज्जन के जो फूल होते हैं, पकौड़े बना के खाना बड़ी शौक होता है हम लोग का, महाराष्ट्र में सज्जन का, ठीक ना। और कचनार यूपी में है, ठीक ना। उसके अलावा असम की बात करते हैं, तो असम की बात किया जाए तो असम में बोड़ा असम में खाए जाते हैं। तो बोड़ा क्या होता है, तो एक चावल की किस्म होते हैं। और एक और बात याद रख लीजिएगा, असम में बिहू 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 समझते हैं ना, बिहू त्यौहार मनाया जाता है। असम की गौर हम लोग बात जाने थे कि बताइए, तो असम सबसे बेस्ट एक सिंग वाला बाघ से गेंडा जो होता है कहाँ पाया जाता है, असम में पाया जाता है। असम कहाँ है दोस्तों, तो आप जानते हैं असम में जिम कॉर्बेट ना होता है जी, ठीक ना। जिम कॉर्बेट तो ये असम में नहीं है, यूके में है। मैं तो बात कर रहा हूँ असम की, असम में क्या है, काजीरंगा है ना भाई साहब, काजीरंगा नेशनल पार्क है, ठीक ना। आइए गोवा की बात करते हैं, गोवा वाले बीच पे भाई साहब आ जाइए, ठीक है ना। गोवा वाले बीच में, गोवा तथा कश्मीर में मछलियों को नारियल के तेल और सरसों के तेलों में तल खाया जाता है, तो इस बात को भी याद कर सकते हैं। और भी आइए थोड़ा ढोकला के बारे में बात कर लिया जाए, गुजरात का फेमस खाना आ जाइए। गुजरात के प्रमुख खाद्यों में बात है ढोकला, चटनी या चावल वाले मिठाई को खाते हैं, चावल और मिठाई को भी बड़ी मन से खाते हैं। वलसाड स्टेशन की बात किया जाए तो यहाँ पर बटाडा वाड़ा और पूरी साग मशहूर है, ठीक है ना, यहाँ पे याद रख लीजिएगा। मन तो नहीं ना करा खाने के लिए। केरल में क्या होता है दोस्तों, तो केरल में आप जानते हो, केरल में नारियल के पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं और चावल की खेती भी होती है। इसके अलावा केले के फूलों की सब्जी केरल में खाई जाती है, केले के फूलों की सब्जी खाई जाती है, ठीक है ना। यूपी में तो आप जानते हैं कचनार था। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक इडली डोसा और चावल, और ये याद रखिएगा बहुत खास है, टेपियोका, ये सब केरल में फेमस है, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन है जो आपके लिए खास बन सकता है। क्या खास बन सकता है, तो हांगकांग में भाई साहब सांप को खाता है लो, और जिसे लिंग हु फेन कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ आप लोग देख सकते हैं, ठीक ना।
ये सब हो चुका है, थोड़ा स्पीड रिपीटेशन हो रहा है। अभी ये क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे कि इसमें राइट आंसर ये होगा कि खाने का पकाने का सही तरीका क्या होता है, ठीक है ना। इसके अलावा बताइए, एक और क्वेश्चन है, पसंद नापसंद की चर्चा करते हुए अपने छात्रों से, मुझे मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। यार ये क्वेश्चन पढ़ना है ना। तो जब भी हमारी इच्छा होगी सांप वाप खाने की तो बताइए किस होटल में जाकर लिंग हुंग फैन का खाते हैं। ये छात्र को हो सकता है, यानी क्वेश्चन आप समझ रहे हो ना। अभी सांप किस में खाया जाता है, हांगकॉन्ग की बात हुई थी ना, तो इस चीज़ को आसानी से देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन में कुछ विशेष नहीं, इसलिए मैं इस तरह से बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब बताइए, अब का रेलगाड़ी जो है ना, अहमदाबाद गुजरात की बात हो रही है, गुजरात हम लोग चर्चा किए थे। गुजरात में क्या मिलता है विशेष अहमदाबाद पे, बताइए। स्टेशन वाल बताइए। तो क्या छोले भटूरे की बात हुई थी, इडली चटनी वड़ा चटनी की बात हुई थी, साग पूड़ी ठंडा दूध की बात हुई थी। तो बात आप लोग ढोकला चटनी तो आप जानते ही हैं, तो आप लगा सकते हैं। इसके अलावा बताइए, निम्नलिखित हमारे देश में किस राज्य में अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं, ठीक है ना। तो जल्दी मुझे कमेंट करें, इसकी चर्चा हम लोग 2-3 बार कर चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक ना। अब बताइए, नारियल के तेल में डाली हुई कड़ी को उबालकर टोपियोका कहाँ खाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए ना कहाँ खाया जाता है। कमेंट करके बताइए। तो केरल तो आप लोग जानते हैं, सही बात है, ठीक है ना। चलिए, तो वीडियो आपको कैसी लगी, थोड़ा सा मैं फास्ट पढ़ाया हूँ एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। ये पार्ट 1 वीडियो थी, ठीक ना। इसका पार्ट 2 बहुत ज़्यादा आपके सामने, सॉरी पार्ट 1 थी, ठीक है ना, और पार्ट 2 बहुत ही जल्द आपके सामने आने वाला है। दोस्तों लाइक शेयर आप लोग को रुकना नहीं चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो इसी प्रकार मिलती रहेगी। और वीडियो का PDF चाहिए तो PDF के लिए आपको लिंक से जुड़ जाइए इसका टेलीग्राम का, ठीक है ना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तब तक लेते हैं।